अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर अहमद मुग़ल है और मैंने 2021 में फ़र्स्ट टाइम एमडी कैट दिया था और मेरे 178 मार्क्स आए 210 में से। मेरा नेशनल रैंक 2400 है और प्रोविंशियल रैंक पंजाब में 1400 है और अब मैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल का स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ एमडी कैट की तैयारी में, और मैं चाहूँगा आप भी उन पर अमल पैरा हों और बहुत सारा फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को मज़बूत करें। एमडी कैट में पास्ट पेपर का एनालिसिस बहुत फ़ायदा देता है। आप जब एनालिसिस करेंगे एनम्स के पास्ट पेपर का और एमडी कैट के, आपको आइडिया होगा कि कौन से सवाल हाई यील्ड के हैं, कौन से लो यील्ड के हैं, किसको कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है आपने, बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह की चीज़ें ना बहुत फ़ायदा देंगी आपको। आपको एक बाउंड्री सेट करनी आ जाएगी कि अच्छा, ये मेरा सर्कल है, मैंने इसमें तैयारी करनी है। बहुत से फ्रेशर्स इस तरह के होते हैं कि उन्हें बाउंड्री नहीं सेट करना आ रही होती कि इतनी तैयारी करें, नहीं उस सर ने कहा ये पढ़ लो, उस सर ने कहा ये पढ़ लो, ये चीज़ तो ज़रूर आनी है, ये चीज़ें तो ज़रूर आनी है, इसका तो हमें खुद नहीं पता होता। लिहाजा पास्ट पेपर का एनालिसिस करें, बाउंड्री लगा लें कि ये हाई यील्ड है, ये लो यील्ड है। और बाज़ अगर क्वेश्चन की हमें दो ऑप्शंस करेक्ट लग रही होती हैं और हम एग्जामिनर को कोस रहे होते हैं कि उसने पेपर नहीं सही बनाया है, उसको पता नहीं है कि दो ऑप्शन करेक्ट लिख दी, और जब हमारा रिजल्ट आता है तो एमसीक्यू गलत हुआ होता है, फिर भी हम सिस्टम को ही कोस रहे होते हैं। तो सिस्टम को कोसने के बजाय ना, अगर हम टेक्निक इस्तेमाल करें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि दो करेक्ट हैं तो इनमें से एक कैसे करेक्ट है, जिस तरह सिलेबस में वाज़े तौर पर लिखा हुआ 2021 के कि यू हैव टू चूज़ द ऑप्शन विच इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक। दो करेक्ट लग रही है मगर एक 70% ट्रू है और एक 30% ट्रू है, देन वी हैव टू गो फॉर द 70%। 30% वाली भी ट्रू लगती है मगर हम उसको नहीं टिक मार्क कर सकते क्योंकि वो इतनी, उसका कंपैरिजन 70% वाले के साथ है विच इज़ मोर ट्रू। तो मोर ट्रू और लेस ट्रू वालों का एनालाइज करने के लिए ना, आप पास्ट पेपर का एनालिसिस करें और आप देखें कि किस किस्म के सवाल आए हैं और उनको उन्होंने किस बेसिस पे ट्रू या फॉल्स कंसिडर किया है। मैं तो कहूँगा वो पास्ट पेपर लें जो जिनके साथ सॉल्व्ड आंसर के साथ साथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो कि अच्छा जी, अगर हमने बी ऑप्शन करेक्ट किया है तो बी क्यों करेक्ट है, तो ए क्यों फॉल्स है, सी क्यों फॉल्स है और डी क्यों फॉल्स है। इस तरह के डोगर वगैरह के अवेलेबल हैं, तो आप वो ज़रूर लें और उनको पढ़ें, बार बार ख़ुद से पढ़ें, जितना टाइम दे सकते हैं उनको दें। आप इंजॉय भी करेंगे और आपकी बेसिक स्किल भी डेवलप होगी किसी चीज़ को ट्रू या फॉल्स करार देने की। पास्ट पेपर का एनालिसिस करते वक्त ना, आप साथ पंजाब यूएचएस के जो पास्ट एमडी कैट के पास्ट पेपर हैं या नम्स के हैं, साथ पंजाब फेडरल की बुक खोलें या कोई एक खोलें, ज़्यादा अपने आपको ना लोड करना, सिर्फ पंजाब की बुक खोल लेना वो भी काफ़ी है। वो खोल के देखें अच्छा, ये सवाल जो मैं पढ़ रहा हूँ ये बुक में कहाँ लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें किसी डिफरेंट शेड के पेन से, कि जब आप दोबारा वो किताब खोलें आप उसको एक दफ़ा रिकन्सिडर करें कि ये आया हुआ है और इस बेसिस पे इसका आंसर दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह जब आप टेस्ट से कुछ दिन पहले किताब खोलेंगे ना, आपको हाई यील्ड और लो यील्ड में डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान होगा कि अच्छा, इसको ज़्यादा टाइम देना है, इसको कम टाइम देना है, और इसकी क्या फ्रीक्वेंसी रही है पास्ट पेपर में, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी रही है, एग्जामिनर ने इस सवाल का किस तरह जवाब दिया, इसका किस तरह जवाब दिया है। तो अपनी बुक पे मार्क करें, किसी भी नोट्स पे रिलाई करने से बेहतर है आपकी बुक। बेस्ट नोट्स हैं आपके, उन पे मार्क करें, बिल्कुल भी गंद ना मारें कि आपको कुछ मिले ही ना। ज़रूरी निशान लगाएं और बुक बार बार पढ़ें। आपको पता हो बुक में किस जगह बेस्ट एग्जांपल का वर्ड गिवन है, किस जगह मोस्ट का वर्ड गिवन है, किस जगह टॉलेस्ट, किस जगह शॉर्टेस्ट, किस जगह इम्पॉर्टेंट, किस जगह नोट लिखा हुआ है। इस तरह के मेन चीज़, जैसे एग्जांपल्स 3-4 अगर उन्होंने लिस्ट की हुई हैं तो किसी एक को उन्होंने इंपॉर्टेंट करार दिया होगा कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी एक को उन्होंने बेस्ट एग्जांपल करार दिया होगा। लॉजिकल रीजनिंग के लिए मज़ीद आप कोई किताबें ले लें या ये इस टेस्ट की है, ये इसकी है, मैं कर लूँ, इनसे बेहतर है कि आप नियर पियर के यूट्यूब चैनल पे जाएं और उनकी जितनी लॉजिकल रीजनिंग की वीडियोस हैं ना वो सारी देखना शुरू कर दें। दिन में 3 देख लें। वो इतने कमाल की वीडियोस हैं कि ना सिर्फ आपकी लॉजिकल रीजनिंग बल्कि जनरल रीजनिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग करवा देते हैं। आप केमिस्ट्री, आप जब वो वीडियोस देखेंगे ना, हफ्ता देख लेंगे,
आप देखेंगे आप केमिस्ट्री का सवाल सॉल्व कर रहे होंगे और आप वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि नियर पीयर वालों ने अपनी वीडियो में बताया होगा लॉजिकल रीजनिंग के सवाल सॉल्व करने के लिए। टेक्निक्स होती हैं कि ये कितनी परसेंट ट्रू है, ये ऑप्शन कितने परसेंट ट्रू है, हमारे स्टेटमेंट की बाउंड्रीज में सेट हो रही है या नहीं, हमारी बुक की बाउंड्री में ये जवाब सेट हो रहे हैं या नहीं। इस तरह की चीज़ें ना आपको लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करके आएगा। तो मैं हाईली एडवाइस करूँगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग की नियर पेयर से वीडियोस देखिए और साथ साथ आप जाएं एमडी कैट लिखें गूगल पे एमडी कैट 2021 सिलेबस, लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन पे जाएं जहाँ पे उन्होंने बुलेट्स लिखे हुए ना कि क्रिटिकल थिंकिंग दिस एंड डैट। आप अगर क्रोम पे आपने वो पीडीएफ फाइल खोली होगी तो आप उन पर जाएंगे, कर्सर ना वो फिंगर के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बेसिकली उन्होंने लिंक्स दिए हैं। पहले साल था, मुझे नहीं पता अगले साल वो इस तरह करें या ना करें, मगर क्रिटिकल थिंकिंग पे अगर आप जाएंगे तो वो लिंक है, आप उसे प्रेस करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट में हज़ारों सवाल हैं और उसमें उन्होंने जजमेंट नीचे दी हुई कि ट्रू है, ये कैसे ट्रू है, ये फॉल्स है तो कैसे फॉल्स है। तो बेसिकली पीएमसी ने इस साल ना सिर्फ एक लॉजिकल रीजनिंग इंट्रोड्यूस करवाया है मगर साथ साथ उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं 2021 में कि इनको सॉल्व करने हैं तो इन बेसिस पे करने हैं। नियर पियर का यूट्यूब चैनल और लॉजिकल रीजनिंग के वो सवाल जो कि उन्होंने लिंक किए हैं 2021 के सिलेबस में, बेस्ट तैयारी हो जाएगी। ना सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग की बल्कि जनरल रीजनिंग और क्वेश्चनिंग और किसी स्टेटमेंट की बाउंड्री समझ के ट्रू या फॉल्स डिसाइड करना, इसकी भी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नियर पियर की वेबसाइट और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उनकी स्टेटमेंट को समझ लें, बेस्ट तैयारी हो जाएगी आपकी। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात वो है सिलेबस का बार बार पढ़ना। अगर आप किसी इदारे में है ना तो आप बिल्कुल उस टीचर पर रिलाई ना करें कि वो जो आपको पढ़ा रहा है वही सिलेबस है और आपने उसी पे चलना है। आप एटलीस्ट शुरू में 3 दफ़ा सिलेबस खुद पढ़ें और आप एनालाइज करें आपको कितना आता है, कितना याद है फिज़िक्स का उसमें से, और बाद में भी हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा सिलेबस ज़रूर खोल के देखा करें। और जो आप तैयार कर लें ना उस सिलेबस के कंटेंट पे टिक मार्क लगा लिया करें, या उसकी प्रिंट आउट निकाल लें या सॉफ्ट कॉपी पे ही टिक मार्क लगा लें कि ये हो गया। चाहे एंड पे पेपर से एक दिन पहले बहुत से पॉइंट्स रहते हों, मगर एटलीस्ट जब आप सिलेबस खोल के देखेंगे और बार बार पढ़ेंगे ना आपको बाउंड्री सेट करनी आएगी कि अच्छा उन्होंने क्या चीज़ डिमांड की है और मेरी कितनी तैयारी है। आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना आएगा और आपको प्रॉपर बाउंड्री सेट करनी आएगी और ये चीज़ उस टेस्ट में बहुत फ़ायदेमंद देती है। आपको पता होता है ये सवाल आया सिलेबस से या नहीं आया, आप अच्छा जज कर पाते हैं कि काफ़ी लोग कह रहे थे नहीं सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लिखा ही नहीं, मगर एक्चुअली वो सिलेबस में कहीं ना कहीं लिखा होता है। तो काफ़ी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, सिर्फ हम सिलेबस ही सही तरह नहीं पढ़ते हैं। दैन सो डू फोकस ऑन इट। इम्पॉर्टेंट बात कि आप जिस तरह 2021 में हुआ था कि जुलाई में हमारे पेपर हुए फिजिक्स के में और सितंबर पूरा मंथ ने रखा हुआ था एग्ज़ाम के लिए। तो काफ़ी बच्चों ने लास्ट की डेट दी थी 30 सितंबर, जी हमारे पास 2 महीने हो जाएंगे तैयारी करने के लिए। मैंने खुद पर्सनली 9 सितंबर डेट दी थी क्योंकि मैं स्टेप में था तो मुझे पता था। वो कह रहे थे कि हमने अगस्त में सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देना, थोड़ी बहुत रिवीजन भी शुरू करवा देनी है। मुझे पता था कि अगर उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करवा देना ना तो मेरा भी हो जाएगा, चाहे मैं कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग ना हो, एक दफ़ा उनके साथ पढ़ लिया होगा ना तो मेरा भी काफ़ी हद तक हो जाएगा। बाद में कोई 10 दिन रिवीजन के अगस्त में चले गए और बाकी 9 दिन काफ़ी हैं मेरी अपनी तैयारी के लिए। मैंने खुद बाय चॉइस जल्दी टेस्ट देना चाहा था कि मैं जल्दी दे के फ़ारिग हो जाऊँ। मैं डेडलाइन सेट की अपने लिए क्योंकि मुझे पता था कि मैं मज़ीद प्रोलॉन्ग करता ना मैं एक एक चीज़ पढ़ के तंग आ जाना था। तो एक डेडलाइन सेट की थी, ये 20 दिन में तैयारी करनी है, 10 दिन रिवीजन के, 10 दिन उनके साथ तैयारी करनी है, 10 दिन अपनी तैयारी करनी है। तो इसी तरह अपने लिए डेडलाइन सेट करनी कि ये काम मैंने इतने दिन में कंप्लीट करना है और फिर उसको करें, उस पर डिवोटेड रहें उस डेडलाइन पे और उस पर काम करें। तो अगर आपको भी कोई ऑप्शन मिलेगी इस साल के डेट्स अपने आप मर्ज़ी की चूज़ करें तो अपनी ज़रा सही को जानें और आइडिया लगाएं कि कौन सी डेट बेहतर है, या आखिर की बेस्ट है या जल्दी की बेस्ट है, कि आपकी तैयारी भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और आपको रिग्रेट भी ना हो। तो डेडलाइन ज़रूर सेट करें अपने लिए।